हाँ तो बच्चों आज हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें हमने आज की जो वीडियो में हम बना रहे हैं वो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। तो हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है। रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम। अकाउंट्स के अंदर रिवैल्यूएशन किस वर्ड से बना? रीवैल्यूड वर्ड से बना। किस चीज का रीवैल्यूड? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज। आप बिजनेस कर रहे हैं और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे हैं, मींस दैट कि पार्टनर का एडमिशन होना। ऑलरेडी पहले दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है हमारे बिजनेस में। वो कुछ ना कुछ शेयर लाएगा हमारे बिजनेस में, वो कैपिटल लाएगा हमारे बिजनेस में, वो प्रीमियम लाएगा हमारे बिजनेस में। तो सबसे पहला काम, हम जब बिजनेस को 2-3 साल हो गए करते हुए, तो अब हमने क्या करना है? अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करना है, जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाता है। तो असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं हम। ये अमाउंट का कॉलम है, ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया ऐसे, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ये आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो यहां पर डेबिट साइड में क्या आते हैं? ऑल लॉसेस। क्या आते हैं? ऑल लॉसेस। और यहां पे क्या आते हैं? ऑल प्रॉफिट्स। अब रीजन क्या है प्रॉफिट्स के और लॉसेस के, ये समझ लो। देखो आपको मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में यहां पर ये लिखना भी जरूरी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईयर। तो ऑल लॉसेस के रीजन क्या है यहां पर, ये समझ लो। ऑल लॉसेस के क्या रीजन है, ये ध्यान दे लो। ऑल लॉसेस के रीजन है असेट्स डिक्रीज। पहला रीजन है असेट्स डिक्रीज, टू असेट्स डिक्रीज। उसका अमाउंट क्या आ जाएगा? एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है। अब एक फर्नीचर का मैं एग्जांपल उठा रहा था, और ये फर्नीचर का एग्जांपल ये बता रहा है कि अगर मेरे बिजनेस में 5 लाख का फर्नीचर पड़ा हुआ है तो वो 5 लाख के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगता है। वो डेप्रिसिएशन रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स। तो 5 लाख का 10% अगर डेप्रिसिएशन लगा तो मुझे इस साल का लॉस कितना हुआ? उस पे 50,000 हुआ। वो 50,000 कहां दिखाऊंगा मैं? यहां दिखाऊंगा। इस बात को बोलते हैं असेट्स डिक्रीज। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप खुद सोचो, कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। लायबिलिटी बढ़ने पर लॉस होगा, असेट्स डिक्रीज होने पर लॉस होगा, क्योंकि असेट्स मेरी अपनी संपत्ति है, अपनी प्रॉपर्टी है, और वो कम होगी तो हमें लॉस होगा, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर भी लॉस हो रहा है, तो वो कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड, बिकॉज ऑल लॉसेज आर डेबिट। और ये बात हमने 11th में पढ़ी थी, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो हम डेबिट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लेजर पे फॉलो होती है। ठीक है, अब एक और आइटम है। अच्छा, लायबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन एग्जांपल ले लो। क्रेडिटर्स है मेरे पास। अब क्रेडिटर्स मेरे रिकॉर्ड में 55,000 के हैं, लेट 55,000 के हैं, 55,000 के, और वो कह रहे नहीं जी आपके 65,000 में 65,000 है। तो कितने इंक्रीज हो रहे हैं मेरे क्रेडिटर्स? 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं। वो 10,000 का मेरा लॉस हो रहा है, और ऐसे लॉस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज रिवैल्यूड हो रही है असेट्स एंड लायबिलिटीज, और लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लॉस हो रहा है। यहां पे नाउ टू अनफोर्सीन और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनफोर्सीन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। अनफोर्सीन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में क्या होता है कि जो लायबिलिटी हमारे रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है
और अचानक से कुछ क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका 3000, 5000, 8000, 10,000, 12,000 वो पेंडिंग है, वो आपने पे करना है। ठीक है जी, जरूर देंगे, बट क्योंकि उनसे डीलिंग करनी है, बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो वो लॉस जनरेट हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनफोर्सिन लायबिलिटी, जिसका हमें रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग्स होती हैं कुछ हमारी, जो हमारी रुकी हुई होती हैं, या उनका क्लेम पास हो जाता है, तो ऐसे लॉसेस को डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाते हैं टू अनफोर्सिंग और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो भी आपके डेबिट में आ जाती है। अब असेट प्रॉफिट साइड में आ जाओ। जैसे यहां पर असेट डिक्रीज हुई, असेट्स इंक्रीज भी तो हो सकती है, बाय असेट्स इंक्रीज, बाय असेट्स इंक्रीज, तो वो इधर आ जाएगी। मतलब मैं इसे एरो ऊपर दे देता हूं, यहां पे मैं एरो ब्रैकेट में नीचे दे देता हूं, यहां पे इंक्रीज है लायबिलिटी तो ऊपर दे देता हूं। ठीक है, तो एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज, एरो नीचे का मतलब है डिक्रीज, असेट्स इंक्रीज हो रही है। अब लैंड एंड बिल्डिंग ले लेते हैं। आज से 5 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने 10 लाख की ली थी और आज इसकी कॉस्ट है 15 लाख, आज ये 5 लाख का प्रॉफिट दे रही है, तो 5 लाख का असेट्स इंक्रीज हो गई, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई। ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू, कई बार एंटीक फर्नीचर बच जाता है जो आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे पास अवेलेबल है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो वैल्यू इंक्रीज होती है और मान लो 15,000 से 18,000 हो गई, ₹3,000। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिफरेंस होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई फर्नीचर की वैल्यू, एंटिक पीस है, एंटिक फर्नीचर है, एंटिक सोफा है, एंटिक बेड है, तो वो उसकी वैल्यू 50,000 थी और आज उसको 60,000 में बिक्री है, तो 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो वो 10,000 रुपीज यहां आ जाएंगे। बाय लायबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एरो नीचे, तो देखो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लॉस हुआ, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो भाई पेमेंट्स है ना, पेमेंट दूसरे को मैंने पैसे देने हैं, लायबिलिटी का क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये मुझे दूसरे को देने हैं। ठीक है, तो वो मुझे पे करने हैं, और पे करते वक्त अगर कम पे करने पड़ रहे हैं, सामने वाले ने कहा सर आपके 18,000 रुपए हैं, आप मुझे 15,000 दे दो, हिसाब क्लियर हो जाएगा, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया, 3,000 रुपीज हो गया, तो वो 3,000 रुपीज यहां आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आपने ध्यान देना है कि डिफरेंस आएगा, ना तो 15,000 आया, ना 18,000, ना 15,000 आया, ना 18,000 आया, आया क्या 3,000, वो प्रॉफिट के रूप में आया। नाउ बाय अनफोर्सीन और अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनफोर्सीन और अनरिकॉर्डेड असेट्स। अब इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं बहुत अच्छा सा। देखो अगर आपके पास कबाड़े में कुछ लैपटॉप पड़े हैं, कुछ सिस्टम पड़े हैं, कुछ मॉनिटर पड़े हैं, कुछ यूपीएस पड़े हैं, कुछ सीपीयू पड़े हैं, और मार्केट में उसको हमने सेल करने की कोशिश करी, 55-60 क्वांटिटी थी, तो अगर 2,000 रुपए एक क्वांटिटी पे आ गए तो 60 क्वांटिटी के पीछे 1,20,000, 1,20,000 आ गए, वो मेरा प्रॉफिट हुआ सीधा सीधा, अनरिकॉर्डेड जो मेरे रिकॉर्ड में नहीं था, यूजलेस, मैंने उसको खत्म कर रखा था, तो वो अमाउंट स्क्रैप में डली हुई चीजें थी वो सेल हो गई, तो वो मेरी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई, जिससे मेरे पास 1,20,000 कलेक्शन आ गई, वो यहां पे आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, अब दोनों में डिफरेंस तो पाएगा, वो डिफरेंस जो अगर क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट है, मैं यहां लिख देता हूं हमेशा क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट है, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, वो क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए बी ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, टोटल वहां पे क्लोज कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर डेबिट बैलेंस ग्रेटर देन क्रेडिट है, डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है, ये तीनों ज्यादा है, जोड़ने पर ऐड करने पर, ये तीनों ऐड करने पर कम है, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ए बी में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा और टोटल करके क्लोज कर देंगे। आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो, यहां पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक स्टेटमेंट अच्छे से समझाई जाएगी, बताई जाएगी, तो ध्यान देना है कि रिवैल्यूएशन किस चीज का हो रहा है, रिवैल्यूड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब यहां पर शॉर्ट में समझ लो, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, तो क्या होगा, लॉस होगा। असेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, आपकी लायबिलिटी जो दूसरों का पैसा देना है वो बढ़ रहा है तो लॉस होगा, असेट्स आपकी बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा, और लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट होगा। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा ना, और दूसरों को पैसा देना है और वो कम देना है डिक्रीज, तो प्रॉफिट होगा। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और ढंग से समझ लो, इस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।